हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के पीवाईक्यू। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, खिलौने की आयु इसमें से कौन सी है? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो खिलौने की आयु है, नाम से पता चल रहा है जिसमें खिलौना हो ज़्यादा, यानी बच्चा ज़्यादातर खेल खेले खिलौने से, ये किसको कहते हैं? तो पहले ऑप्शन ए पे बात करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को। ये 2 से 6 वर्ष तक की उम्र के बीच की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अपना ज़्यादातर काम और समय खेलने में बिताता है। और ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष की उम्र होती है, इसको प्ले एज, गेम एज भी कहते हैं। बच्चा समूह में नियम वाले खेल खेलना पसंद करता है। शैशवावस्था उम्र से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। जो शैशवावस्था होती है, इसे सीखने की अवस्था या संस्कारों की अवस्था भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसको क्यों कहते हैं सीखने और संस्कारों की अवस्था। क्योंकि बच्चा पेरेंट्स पर निर्भर रहता है इस अवस्था में, और वह खेल तो खेलता है, लेकिन उसके अंदर अभी सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसीलिए इसको सीखने की अवस्था कहा जाता है। तो एज ऑफ टॉय हम इसमें ऑप्शन में से किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा अपना ज़्यादातर समय खेल खेलने में बिताता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, इसको अनुकरण की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें बड़ों की, दूसरों की नकल करता है। जैसे माँ खाना बनाती है, माँ को खाना बनाते देखता है तो बच्चा भी खाना बनाने की नकल करता है। माँ को झाड़ू लगाते देखता है तो बच्चा भी झाड़ू लगाने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसको अनुकरण की अवस्था बोलते हैं। और इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें बच्चा ज़्यादातर क्या और कैसे और क्यों वाले प्रश्न पूछता है, यानी पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसको हम क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं। और इसको प्ले एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा खेल खेलने में अपना समय बिताता है। ये जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया था। तो अब हम इसके ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। इसमें पूछा है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, याद रखिए नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ये तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। सी प्रश्न करने की अवस्था, ये भी सही है। ऑप्शन डी खेलने की अवस्था, ये भी सही है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जिसे खेल समूह में रहने की अवस्था। थर्ड क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? पहले बात करते हैं भौतिक वस्तुएं होती कौन सी हैं। भौतिक वस्तुएं जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसमें इसके बारे में पूछा है। जो जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हैं, जो 7 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चा समझने लग जाता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। इसमें द्रव्यमान, नंबर, एरिया आता है। अब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप आटे की एक लोई को फैलाकर उसको चपटा कर देते हैं, तो बच्चा समझ जाएगा कि गोल करने पर, चपटा करने पर आटे की मात्रा उतनी ही रहेगी जितनी हमने डाली है, ना घटेगी ना बढ़ेगी। नेक्स्ट है नंबर, यानी संख्या। इसका एग्जांपल जैसे सिक्कों को, मान लो बच्चे के सामने 10 सिक्के हैं, हमने पास पास सिक्के रख दिए या दूर दूर रख दिए, तो इससे बच्चा समझ जाएगा कि संख्या उतनी ही रहेगी, इसके पास होने दूर होने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने 10 सिक्के रखे हैं तो 10 ही सिक्के रहेंगे। है एरिया, इसका मतलब है कि जगहों को घेरने से एरिया नहीं बदलता, यानी द्रव्यमान, नंबर, एरिया, ये बच्चे में समझ आ जाती है जो भौतिक वस्तु के आवश्यक तत्व होते हैं। इसमें बच्चे की लॉजिक थिंकिंग भी डेवलप होने लग जाती है। तो अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान, इसमें सिर्फ द्रव्यमान की बात की है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स की बात की है, इसमें एरिया की बात नहीं करी। ऑप्शन सी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक की बात की गई है। ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, यानी मास, नंबर, एरिया,
इसमें तीनों की बात की गई है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 4, डेवलपमेंट मीन्स, इसमें बताना है डेवलपमेंट यानी विकास का क्या अर्थ होता है। जो विकास होता है वो जीवन भर चलता है, यानी जन्म से कब्र तक चलता है। इसके अंतर्गत सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सभी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट आ जाते हैं। जो विकास होता है ये क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी गुणात्मक, मात्रात्मक दोनों होता है। और विकास होता है ये परिपक्वता और एक्सपीरियंस के मेल से बनता है। तो चलो अब इसके ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। ऑप्शन ए, अ सक्सेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, इसमें सिर्फ परिवर्तनों की श्रृंखला बोली है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ परिवर्तन पर जोर दिया गया है। ऑप्शन बी, अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम मोटिवेशन, इसमें मोटिवेशन की बात की गई है, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी, अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, इसमें बोला है अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन विकास होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, यानी आ सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम मैच्योरेशन एक्सपीरियंस, इसमें मैंने आपको बताया जो डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरेशन एक्सपीरियंस के मेल से बनता है। तो यानी इसका आंसर ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 5, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें नेगेटिव पॉइंट बताना है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, हाँ ये सही बात है। जो विकास है उसके अपने खतरे होते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शैशवावस्था में क्या खतरा होता है, ये बच्चे को शारीरिक चोट लगने का डर रहता है, तो ये शैशवावस्था का खतरा है। इसी तरह आप किशोरावस्था का ले सकते हैं कि किशोरावस्था में बच्चे गलत संगति में पड़ सकते हैं, ये खतरा होता है। बच्चे को मानसिक तनाव बहुत रहता है, ये भी इसका खतरा है। तो ये बात सही बोली, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, सही बात है। जो विकास होता है ये उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से परिवर्तित प्रभावित होता है। जो विकास होता है ये सांस्कृतिक परिवर्तनों से ही प्रभावित होता है। कैसे होता है, क्योंकि बच्चा जिस वातावरण में रहता है वहीं से प्रभावित होता है और सीखता भी है, जैसे उसका खान पान हो गया, बोली हो गई, भाषा हो गई। ऑप्शन डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी सही बोला है कि जैसे किशोरावस्था का एग्जांपल देती हूँ, इसकी विशेषता होती है तनाव व तूफान की अवस्था, तीव्र शारीरिक परिवर्तन। इसी तरह उत्तर बाल्यावस्था की अपनी अलग विशेषताएं, उत्तरा बाल्यावस्था की जैसे प्ले एज हो गई, गैंग एज हो गई, ये इसकी अपनी विशेषताएं, यानी हर एक स्टेज की अपनी अपनी खुद की विशेषताएं हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें सत्य नहीं पूछा है। तो विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, क्योंकि विकास कैसे है ये अपने आप होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, नेगेटिव बताना है। तो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ विकासात्मक कार्य क्या होता है। विकासात्मक कार्य वो होता है जिसमें बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह इस स्टेज में आए तो ये काम करने लग जाए। एग्जाम्पल, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि फ़िज़िकल स्किल सीखे, गेम्स में जो एक्टिविटी की नीड्स होती है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की वो करे, या फिर बच्चे अपने एज वाले बच्चों के साथ खेले। तो ये सब डेवलपमेंट टास्क है। तो ऑप्शन ए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन बी, पुरोचित दियोजित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यानी कि जो भी पुरुषों के जो गुण होते हैं या सोशल रोल्स होते हैं उनको प्राप्त करना। ऑप्शन सी, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी सेल्फ रिलायंस प्राप्त करना, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन डी, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना।
इसमें बच्चा अपने होमोमूल बालकों के साथ भी रहने लग जाता है। इसमें उपयुक्त नहीं पूछा, यानी ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये उत्तर बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी है ये इसका नहीं है, क्योंकि पुरुषों के जो गुण होते हैं या सामाजिक जो रोल्स होते हैं इस अवस्था में नहीं एक्सपेक्ट की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 7, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। ऑप्शन ए, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। ऑप्शन बी, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। ऑप्शन डी, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। ऑप्शन डी, लाभकारी हो या हानिकारक ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। इसमें पूछा है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करने से क्या इसका निष्कर्ष निकलता है कि हम अगर बच्चे को उसकी एज से ज़्यादा उसको पढ़ा दें या ट्रेन कर दें तो इसका क्या प्रभाव होगा, ये पूछा है। तो हम इसका आंसर खुद नहीं बता सकते हैं, इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तब बता पाएंगे। जैसे कि अगर हम टीचिंग का मेथड बच्चों को जिस तरह से ट्रेन करेंगे, अगर हमारा टीचिंग का मेथड अच्छा है, बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हम टीचिंग मेथड बहुत ज़्यादा कठोर है, बच्चे को पसंद भी नहीं आ रहा है, बच्चे लर्न भी नहीं कर रहा है, तो ये असफलता की ओर ले जाएगा। तो बच्चे को परिपक्वता से पहले ट्रेंड कर रहे हैं तो इसकी सफलता असफलता टीचिंग मेथड पर निर्भर करती है। तो ये बेनिफिशियल होगा या हार्मफुल होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, टीचिंग मेथड पर। तो हम इसका नहीं बता सकते कि ये एकदम लाभकारी है या हानिकारक है, ये टीचिंग मेथड पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि ये लाभकारी हो या हानिकारक ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा टीचिंग का मेथड हमने कैसा यूज़ किया है, कि हार्मफुल हो या बेनिफिशियल हो, इट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड यूज्ड बाय टीचर। 8th क्वेश्चन, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का अंतर्गत आता है। हमें ये पूछा गया है कि 5 साल का एक राजू है जो खिड़की के बाहर देखता है, तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और आवाज़ आती है तो वो उछलता है। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन बी, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट यानी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ऑप्शन सी, ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको समझा दूं, जो राजू है ये बिजली कड़क रही है तो ये एक नेचुरल उद्दीपन है, और इस नेचुरल उद्दीपन को देखकर राजू क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उछल रहा है। यानी नेचुरल उद्दीपन बिजली कड़कना, नेचुरल रिस्पॉन्स उछलना। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत आता है, जो किसने दी थी, इवन पावलोव ने दी थी। और ऑप्शन बी देखते हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो BF स्किनर ने दी थी, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग इनाम और सज़ा पर आधारित होती है। तो इसका आंसर ये नहीं है। ऑप्शन सी, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, यानी बच्चा गलती कर कर के सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्लासिकल कंडीशनिंग ऑप्शन ए है, क्योंकि बच्चे ने नेचुरल उद्दीपन को देखा, नेचुरल रिस्पॉन्स दिया, बिजली कड़की, बच्चा उछला। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 9, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। यानी हमें एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट का बताना है। इससे पहले मैं आपको पनिशमेंट के टाइप्स बताती हूँ और डीपली समझाती हूँ। जो पनिशमेंट होता है 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है कुछ ऐड करने की बात करता है, जैसे अनप्लीजेंट चीज़ को जोड़ देना ताकि वह व्यवहार बच्चा दोबारा ना दोहराए।
इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा अच्छे से आप समझोगे। जैसे किसी बच्चे ने कुछ गलत काम किया, उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, तो वह बच्चा उस अपमान से बचने के लिए, बच्चे द्वारा उड़ाए गया मजाक से बचने के लिए, वह बच्चा अगली बार से उस काम को नहीं दोहराएगा जिसके वजह से उस बच्चे का मजाक उड़ाया गया था। तो ये एक सकारात्मक दंड है जिसमें कुछ ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? व्यवहार ताकि बच्चा दोबारा ना जोड़े, इसलिए ऐड किया गया मजाक, बच्चे का मजाक उड़ाया गया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे गलत काम करने पर टीचर क्लास में डांटती है, तो इसमें क्या जोड़ा गया? डांटना। कुछ ऐड ऑन किया गया, वो है डांटना, तो इससे बच्चा गलत काम नहीं करेगा। तो ये सकारात्मक दंड है। अब इसी तरह बात करते हैं नकारात्मक दंड क्या होता है, यानी नेगेटिव पनिशमेंट। हम एक तरफ सकारात्मक दंड में कुछ ऐड कर देते हैं, इसके अपोजिट साइड देखें तो नकारात्मक दंड में हम कुछ हटाएंगे, यानी हटाना। व्यक्ति की कोई पसंदीदा चीज़ हो उसको छीन लेते हैं ताकि बच्चा या व्यक्ति सुधर जाए। इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ। जैसे अगर बच्चा शरारत करे तो उससे उसका मोबाइल छीन लेते हैं या उसको खेलने नहीं देते, तो ये नकारात्मक दंड का एग्जाम्पल है। अब इसके ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। इसमें सकारात्मक दंड का उदाहरण पूछा है, तो ऑप्शन ए मित्रों के द्वारा उपहास, ऑप्शन बी मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ऑप्शन सी मिनमेक निकालना बंद करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें सकारात्मक पूछा है, तो मैंने आपको इसका ऑप्शन देकर बताया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मित्रों के द्वारा उपहास। जैसे बच्चा गलत करेगा तो अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, तो बच्चा सोचेगा मैं अगले बार से इस काम को नहीं दोहराऊंगा, तो ये सकारात्मक दंड के अंदर का आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इसमें पूछा है जो मोटिवेशन होता है उसकी प्रतिक्रिया उसके प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता। तो देखो, जब भी हम कुछ करते हैं तो हर चीज़ का गोल होता है। जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, तो लोग उसका जिम जाने का मोटिवेशन, उनका गोल क्या है? ताकि उनकी बॉडी अच्छी रहे, हेल्दी रहे, वो बीमार ना पड़े और दिखने में भी अच्छे दिखे, सुंदर दिखे, आकर्षण दिखे। तो उनका गोल है, हर किसी का लक्ष्य होता है मोटिवेशन का। जैसे सुबह उठकर भारी वजन उठाना और शरीर में दर्द सहना, लेकिन इसका गोल मैंने आपको बताया, एक अच्छी बॉडी बनाना है। तो जो प्रेरणा होती है वो हमें दर्द की ओर तो ले जाती है और हमारी नापसंद की स्थिति की ओर ले जाती है, पर उससे हमें दूर नहीं भगाती है। तो अब हम ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। ऑप्शन ए, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। ऑप्शन बी, यह व्यक्तियों को शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। ऑप्शन सी, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करती है। ऑप्शन डी, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। मैंने अभी जिम वाला एग्जाम्पल दिया था, उसी में मैंने बताया कि बच्चे को जो नहीं पसंद है या जो उसकी अप्रिय स्थिति है, जो उसको नहीं पसंद है, उसकी उस स्थिति की मोटिवेशन उस स्थिति की ओर ले जाती है, लेकिन उससे दूर नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।